आयुर्वेदा को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और बहुत सारे लोगों का विश्वास है, लेकिन आयुर्वेदा की जो शुरुआत है वो आपके मुताबिक कब हुई? तो सतयुग से पहले ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना की और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र प्रजापति को दिया। ब्रह्मा स्मृत्वाम आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तु सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान मुनि। सर, हमने तो सुना था कि जो आचार्य चरक थे उन्होंने आयुर्वेदा लिखा था, लेकिन उनसे पहले भी आयुर्वेदा के ऊपर इतनी स्टडी की जा चुकी थी, ये हमें नहीं पता था। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम मोस्टली हमारा जो ज्ञान है वो गूगल से आता है, ग्रंथों से नहीं आता। तो आयुर्वेद का ज्ञान जब तक गूगल से आएगा तब तक ये नुकसान करेगा। जब ये ग्रंथों से आने लगेगा तब ये आपके जीवन में जो है वो खुशहाली लाएगा। सर, अगर हम अब आयुर्वेदा के ग्रंथों के बारे में बात करें तो कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनमें क्या क्या जानकारियां हैं जो दी गई हैं? आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथ हैं उनके अंदर सबसे पहले चरक संहिता आता है। नमस्कार, आप सभी का 3 पल्स आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद के बारे में हम सबने सुना है, बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेदा को पढ़ा भी है, लेकिन आयुर्वेदा की शुरुआत कब हुई इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिलती। आयुर्वेदा के अगर ग्रंथों की बात की जाए उनमें इसकी शुरुआत के बारे में क्या लिखा है, आज हम डॉक्टर अशोक बिश्नोई से इसी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अशोक बिश्नोई जो एक विश्व विख्यात नाड़ीवेदा और आयुर्वेदा के विद्वान कहे जाते हैं, उनसे हम आज आयुर्वेदा की शुरुआत के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, मैंने इंट्रोडक्शन में बात की कि आयुर्वेदा को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और बहुत सारे लोगों का विश्वास है, लेकिन आयुर्वेदा की जो शुरुआत है वो आपके मुताबिक कब हुई? आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में या जो इसकी स्टार्टिंग है इसके बारे में हम आयुर्वेद के ग्रंथों का ही रेफरेंस लेके और बात करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने हमें जो एक टर्म दी हुई है हमारे ग्रंथों को, हिंदू माइथोलॉजी, हम उससे बाहर आएंगे तब हम इसको समझ पाएंगे। उन्होंने सारे ग्रंथों को हिंदू माइथोलॉजी का नाम दिया, यानी हिंदू संस्कृति की जो गप है या हिंदू संस्कृति की जो कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं वो उन ग्रंथों को नाम दिया। तो ग्रंथ कपोल कल्पित नहीं है, वो टाइम टेस्टेड है, वो ट्रू हैं और उनमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सच है। सबसे पहले हम ये चीज़ मान के फिर आगे बढ़ेंगे। तो 4 युगों की जो कल्पना उसमें बताई हुई है वो टाइम टेस्टेड है और वो सच है। तो सतयुग से पहले ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना की और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र प्रजापति को दिया। ब्रह्मा स्मृत्वाम आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तु सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान मुनि। ये बात अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1st चैप्टर के अंदर बताई हुई है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने सतयुग में आयुर्वेद का निर्माण किया और आगे चलते चलते ये जो है वो बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा और आगे इसके ग्रंथ लिखे और आगे ये चलता रहा। फिर हम त्रेता युग का एक रेफरेंस लेते हैं। त्रेता में रामायण हुई, रामायण में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वहाँ पर सुषेण वैद्य आते हैं। तो ये जो वैद्य सुषेण थे ये संजीवनी बूटी मंगवाते हैं और फिर लक्ष्मण जी का इलाज करते हैं। तो क्या सुषेण वैद्य उसी समय के लिए प्रकट हो गए थे? कहीं से वो सीख के आए थे, यानी आयुर्वेदा की यूनिवर्सिटी उस समय मौजूद थी और इतना अच्छा आयुर्वेद वो प्रैक्टिस उस समय कर रहे थे कि जहाँ पर बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन थी, ऐसा ट्रॉमा था, लक्ष्मण जी को बाण लगा था। तो बाण लगना क्या है? शस्त्र का आघात है, ट्रॉमा है, यानी कोई वॉर है, वॉर के अंदर कोई बहुत ही बैलिस्टिक कोई मिसाइल का अटैक है, इस टाइप का उनको लगा है। ऐसी परिस्थिति के बावजूद उन्होंने संजीवनी बूटी से उनको फिर से जीवित कर दिया, उनकी प्राण रक्षा की। यानी आयुर्वेद उस समय बहुत ही अच्छे स्वरूप में मौजूद था। तो ये त्रेता युग की बात हुई। द्वापर युग के लास्ट का जो पार्ट है
अंत में जो है जी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर होता है, ये महाभारत है। ठीक है। अब इस महाभारत के अंदर बहुत सारे लोग मर जाते हैं जी। शहर के शहर शमशान हो जाते हैं। अब जब बहुत सारे स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे तो इन सभी स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी जी। उनको जो राजाश्रय प्राप्त था या जो उनकी गवर्नेंस थी वो बिगड़ जाने के कारण, डिस्टर्ब हो जाने के कारण ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जी। इनके डिग्रेड होने के कारण आयुर्वेद सोसाइटी से फिर से डिग्रेड होने लगा, वैद्य कम होने लगे, फिर से हेल्थ क्राइसिस की एक जो सिचुएशन है वो आ गई। तो इस सिचुएशन के लिए आचार्य चरक ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक श्लोक लिखा है। उसमें वो लिखते हैं कि विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपो उपवासा अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषम तदा भूतेष्वनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय। अर्थात ऐसी सिचुएशन संसार के अंदर पैदा हो गई कि चारों तरफ जो है वो सोसाइटी में लोगों को रोग होने लगा, लोगों की जो एवरेज एज है या औसत आयु है वो कम होने लगी और बहुत सारे लोग रोगों से मरने लगे, क्रॉनिक डिजीज होने लगे बहुत सारे, और सोसाइटी का जो हेल्थ स्टेटस है वो काफ़ी डिग्रेड हो गया। ऐसी सिचुएशन में 53 महर्षि यानी 53 महर्षियों ने एक साथ मिलके आयुर्वेदा को रिकंसोलिडेट किया। अब इन 53 महर्षियों के उन्होंने नाम लिखे हैं, अंगिरा, जमदग्निश्च, वशिष्ठ, काश्यपो, भृगु, ऐसे करके इन्होंने टोटल 53 नाम दिए। तो आचार्य चरक कहते हैं तदा भूतेष्वनुक्रोशम यानी सोसाइटी के, समाज के कल्याण की इच्छा से लोगों को रोग ना हो, उनका जीवन अच्छा रहे, इसलिए इन महाविद्वान महर्षियों ने या कहें कि वैज्ञानिकों ने, ये जो 53 महर्षि थे या 53 वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक साथ मिलके और आयुर्वेदा का जो भी ज्ञान इनके पास मौजूद था और बाकी लोगों के पास था, तो उन्होंने उसको रिकंसोलिडेट किया। वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि ग्रंथ लिखने की परंपरा बहुत लेट प्रारंभ हुई जी। कलयुग के स्टार्टिंग में ही ग्रंथ मैक्सिमम लिखे गए, पहले श्रुतियों के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था। तो जितने भी गुरुकुल थे उसमें लिखने का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था ग्रंथ उस समय भी थे जी। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉपीज उसकी नहीं बनाई जाती थी और ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा में याद करवाया जाता था। तो संस्कृत भाषा की एक खासियत है, संस्कृत भाषा आपके ब्रेन के साथ बहुत अच्छे से रेजोनेंस स्थापित करती है, जिसकी वजह से अगर राइम के फॉर्म में आप कोई भी चीज़ संस्कृत में बोलें तो वो बहुत जल्दी याद हो जाए। ठीक है। तो जैसे आयुर्वेद का ग्रंथ है अष्टांग हृदय, तो लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए चरक पढ़ो और याद करने के लिए अष्टांग हृदय करो। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत उसमें राइम के रूप में लिखी हुई है, तो उसमें श्लोक यूँ याद हो जाते हैं जैसे आपको सिंपल गाने याद होते हैं कोई, है ना। तो बड़ा सिंपल इजी तरीके से जो राइम के फॉर्म में संस्कृत के श्लोक याद हो जाते थे, इनको श्रुति कहा जाता था। श्रुति का मतलब ये है कि इनको लिखने की जरूरत नहीं है, एक गुरु है वो अपने शिष्य को श्रुतियों के माध्यम से ज्ञान देगा। तो इस पूरे श्रुतियों के माध्यम से जो ज्ञान उनके पास था, उन 53 महर्षियों ने इस ज्ञान को रिकंसोलिडेट किया और उनके इस रिकंसोलिडेशन के समय उनके एक शिष्य जो जिनका नाम था अग्निवेश, अग्निवेश जी ने उस सारे ज्ञान को याद करके और एक ग्रंथ के रूप में जो है वो सोसाइटी को दिया। उस ग्रंथ का नाम था अग्निवेश संहिता। ठीक है। अब इस अग्निवेश संहिता ने अगले 3000 सालों तक लोगों की सेवा की, आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो सोसाइटी तक उन्होंने पहुंचाया। अब ये अग्निवेश संहिता फिर धीरे धीरे राजनीतिक उठापटक के कारण जो है वो जिसको हम कह सकते हैं क्षीण होने लगी और ये बुक पूरे भारत में बहुत कम जगह पर जो है वो अवेलेबल अब थी उसके 3000 साल बाद, यानी आज से ठीक 2000 साल पहले। सर, हमने तो सुना था कि जो आचार्य चरक थे उन्होंने आयुर्वेदा लिखा था, लेकिन उनसे पहले भी आयुर्वेदा के ऊपर इतनी स्टडी की जा चुकी थी, ये हमें नहीं पता था।
हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम मोस्टली हमारा जो ज्ञान है वो गूगल से आता है, ग्रंथों से नहीं आता। तो आयुर्वेद का ज्ञान जब तक गूगल से आएगा तब तक ये नुकसान करेगा, जब ये ग्रंथों से आने लगेगा तब ये आपके जीवन में जो है वो खुशहाली लाएगा और सेहत को देने वाला होगा। तो आचार्य चरक जो हैं उन्होंने आयुर्वेदा को फिर से रिकॉन्सोलिडेट किया। 5000 साल पहले रिकॉन्सोलिडेशन हुआ था, उसके बाद आचार्य चरक ने फिर से रिकॉन्सोलिडेशन किया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आयुर्वेद या चिकित्सा के जनक अभी के टाइम में आचार्य चरक को माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमारे हाथ में अभी आयुर्वेद नहीं होता जी। क्योंकि उस समय अग्निवेश संहिता जो है वो अनअवेलेबल हो गई थी, बहुत सारे राजनीतिक उठापटक के कारण थे। तो उसके कारण फिर से जो आयुर्वेद की यूनिवर्सिटीज़ थी वो डिस्टर्ब हुई और धीरे धीरे फिर से ये आउट ऑफ पब्लिकेशन मान सकते हैं कि ये हो गई। आचार्य चरक ने चर नाम जो है वो धारण किया। चर नाम धारण करने का मतलब है चलना। उन्होंने हिमालय से लेकर और दक्षिण तक यात्रा की। संस्कृत में चर शब्द जो है वो गति के लिए प्रयोग होता है, यानी जो चलता रहे, निरंतर प्रवाह जिसका हो उसको चरक कहते हैं। तो उन्होंने चरक नाम धारण ही इसलिए किया क्योंकि उन्होंने हिमालय से लेकर और दक्षिण तक यात्रा की। सभी गुरुकुलों से जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो प्राप्त किया उन्होंने। और फिर उसके बाद उत्तराखंड में एक जगह है चरक डांडा, ये पड़ती है कोटद्वार से कोई 25-30-40 किलोमीटर ऊपर है। उस जगह का नाम ही चरक डांडा गांव है। ये यहाँ पर लोग बताते हैं कि एक काफ़ी बड़ा वट वृक्ष है, वहाँ पर बैठ के इन्होंने चरक संहिता को लिखा था। पूरा ज्ञान रिकॉन्सोलिडेट करके फिर उन्होंने जो ग्रंथ का निर्माण किया उसका नाम चरक संहिता रहा। फिर चरक संहिता चलती रही लंबे टाइम से। फिर जो आक्रमणकारी हैं वो आए। उन आक्रमणकारियों ने जितनी भी आयुर्वेद की संस्थाएं थीं, गुरुकुल थे, उन पे आक्रमण किए। जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, आयुर्वेद की शिक्षा देने वाले, उनको मौत के घाट उतार दिया, पुस्तकालय जला दिए। तो जो अब तक का रिसर्च था उसमें गैप हो गया, ठीक है। फिर ये जो गैप है ये आगे बढ़ता गया। 6th सेंचुरी के अंदर आचार्य वाग्भट हुए, इन्होंने अष्टांग हृदय लिखी, ठीक है। अष्टांग हृदय जो है वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन दोनों का एक मिक्स्ड कॉम्बो है, ठीक है। इनसे पहले चरक के समय में 2000 साल पहले ही, यानी चरक के काल के आसपास ही आचार्य सुश्रुत का जन्म हुआ। उन्होंने आयुर्वेद की जितनी भी विद्याएं हैं उसमें 8 विद्याएं आयुर्वेद की हैं। 8 उसके डिपार्टमेंट है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टान जरावसान अष्टावंगान तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। यानी 8 डिपार्टमेंट हैं आयुर्वेद के, जिसके अंदर मेडिसिन है, जो ऑब्स एंड गायनी है, पीडियाट्रिशियन है, बच्चों की जो है ऑब्स एंड गायनी यानी स्त्री रोग, और फिर है जेरेटिक यानी जरा चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, वाजीकरण, और इस तरीके से टोटल 8 उन्होंने पार्ट बताए। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट था सर्जरी जी। तो सर्जरी को फोकस करके आयुर्वेद को अलग से लिखने की जरूरत थी। तो आचार्य सुश्रुत ने सर्जरी को फोकस करके आयुर्वेद को लिखा। उन्होंने भी ट्रीटमेंट बताए, उन्होंने भी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बताया है, उन्होंने कुष्ठ का ट्रीटमेंट बताया है, उन्होंने रक्तपित्त का ट्रीटमेंट बताया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट भी बताया, लेकिन फोकस उनका जो है वो सर्जरी का है। अच्छा, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत, उन्होंने जो अलग अलग किताबें लिखी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जहाँ पर कोई भी ऐसा विषय आता है जहाँ पर चरक सर्जरी की बात करने लगते हैं तो चरक स्पष्ट लिखते हैं कि पराधिकारे प्रवेश नास्तु, यानी ये मेरा काम नहीं है, ये आपको पढ़ना है तो आप कंसर्न बुक से पढ़िए, यानी आप सुश्रुत संहिता से पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। इसका मतलब आयुर्वेद जो है वो बड़ा ही वेल डिफाइंड, वेल डिजाइंड साइंस था लंबे समय से, लेकिन हमने क्या है, इसको एक नुस्खों की किताब जो है वैसा ही देखा यूट्यूब पे और गूगल पे। सर, अगर हम अब आयुर्वेदा के ग्रंथों के बारे में बात करें तो कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनमें क्या क्या जानकारियां हैं जो दी गई हैं? आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथ हैं
उनके अंदर सबसे पहले चरक संहिता आता है। तो हमने चरक संहिता के बारे में पूरी बात की कि कैसे लिखी गई। अब चरक संहिता का जो विषय है वो हम देख लेते हैं कि इसमें स्टार्टिंग जो है पहला चैप्टर उसका नाम है दीर्घन जीविती अध्याय। यानी अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो स्टार्टिंग के 5 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो ऑडियंस है उसको जो एंगेज करने के लिए। ठीक वैसे ही आचार्य चरक ने जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो भी वैद्य बनना चाहते हैं या कोई लेमैन है जो आयुर्वेद सीखना चाहता है, वो अगर चरक संहिता पढ़ता है तो फर्स्ट वर्ड पढ़ते ही उसका इंटरेस्ट बन जाता है। उन्होंने लिखा दीर्घन जीवित अध्याय। तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, पहले चैप्टर का आचार्य चरक ने जो चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर लिखा उसका मतलब था लंबा जीवन कैसे जिए, यानी दीर्घन जीवित अध्याय। ठीक है, दीर्घ जीवन सुखी जीवन कैसे जिए, ये उन्होंने फर्स्ट चैप्टर लिखा। तो स्टार्टिंग के जो 10-15 चैप्टर हैं उसमें उन्होंने 10-11 चैप्टर्स हैं, उसके अंदर उन्होंने अमूमन सारी जो बातें की वो लाइफस्टाइल और डाइट की। ठीक है, कि किस तरीके से डाइट रखनी चाहिए, किस तरीके से लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, ये हम आगे कभी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने जो सूत्र स्थान के जो चैप्टर्स रखे उसके अंदर उन्होंने आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन दिया कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, 7 धातुएं होती हैं, इस प्रकार से आयुर्वेद की चीज़ें। फिर उन्होंने निदान स्थान रखा, यानी रोग के कारण क्या होता है और रोग कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज है। उसके बाद उन्होंने विमान स्थान लिखा, तो वहाँ पर मिसलेनियस काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई थी, वो लिखी। फिर शारीरिक स्थान यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये उन्होंने बताई। मोस्टली हम देखते हैं MBBS के टाइम में बच्चे पढ़ते हैं, जो डॉक्टर बनने वाले होते हैं वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही आयुर्वेद में भी इनकी अलग एनाटॉमी है, अलग फिजियोलॉजी है। ठीक है, फिर एक जगह आती है इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान यानी पहले हमने सुना होगा कि वैद्य जो है वो नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि कितने समय तक ये आदमी जीवित रहेगा, और ठीक उतने टाइम तक ही वो आदमी जीवित रहता था। तो ये जानकारी कहाँ दी हुई है, ये चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में दी हुई है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जानकारी है। तो फिर चिकित्सा स्थान स्टार्ट हो जाता है। चिकित्सा स्थान में ट्रीटमेंट बताया। फिर कल्प और सिद्धि स्थान है, तो वहाँ पर उन्होंने थेरेपीज है जो पंचकर्मा, उसके बारे में बताया। तो ये पूरा सब्जेक्ट है चरक संहिता का। अब अष्टांग हृदय है। अष्टांग हृदय में भी लगभग चरक संहिता जैसी ही चीज़ें हैं। सारी जो भी उन्होंने ज्ञान बताया वो चरक संहिता और सूक्ष्म संहिता दोनों को ब्लेंड किया है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अष्टांग हृदय की सबसे खासियत बड़ी क्या है कि अष्टांग हृदय नाम से जो ग्रंथ लिखा गया, आचार्य वाग्भट, लघु वाग्भट नाम है उनका, तो उनके द्वारा जो लिखा गया वो ग्रंथ पोइम की फॉर्म में था। कारण यह है कि वाग्भट स्वयं कवि थे। तो जो मर्म की बात कवि छोटे रूप में कह देता है, वो कोई आदमी काफ़ी लंबी जो पैराग्राफ है उसमें भी नहीं कह पाता। इसलिए आचार्य वाग्भट जो है वो पोइम के रूप में आयुर्वेद लिखते हैं। सुश्रुत संहिता में जो जानकारी है वो ज़्यादातर सर्जरी ओरिएंटेड है। वो 3-4 चैप्टर से ही सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। उनका जो एक्सपर्टाइज है वो ENT पे है, आँख, नाक और गला पे है। फिर प्रॉपर पूरी सर्जरी पे है। तो ये सारी बुक जो है उन्होंने अलग अलग स्थानों में लिखी हुई है। पहले सूत्र स्थान है, शारीरिक स्थान है, चिकित्सा स्थान है, उत्तर तंत्र है। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। बीच में कल्प स्थान है। सुश्रुत संहिता में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है। हमें मोस्टली ये लगता है कि सर्जरी जो है वो मॉडर्न साइंस ने बनाई है ना, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं या कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं अंग्रेजों ने बनाई। ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आँख, नाक, कान, गले तक की सर्जरी आचार्य सुश्रुत ने बताई हुई है। ये इतनी महीन सर्जरी होती है, उनका भी वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ है। राइनोप्लास्टी, जैसे नाक किसी का कट गया तो कहीं शरीर के दूसरे हिस्से से जो स्किन का फ्लैप लेके और नाक को रिकंस्ट्रक्ट कर देना, उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। तो राइनोप्लास्टी के 15 अलग अलग प्रकार, यानी 15 डिफरेंट टाइप से आप राइनोप्लास्टी कर सकते हो सुश्रुत संहिता में। इतना जबरदस्त इन्होंने जो है वो विज्ञान बताया। तो अभी एविडेंस का टाइम है, एविडेंस का जमाना है, तो बिना एविडेंस के बात नहीं करनी चाहिए। तो हम एक एविडेंस लेते हैं। एक मैगजीन है जिसका नाम है द जेंटलमैन, काफ़ी पुरानी मैगजीन है।
तो उसमें दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थॉमस ट्रूडो और जेम्स ट्रिंडले जी। तो ये लिखते हैं कि 1794 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने भारत के पुणे शहर में एक हैरत अंगेज कारनामा देखा। जी। वो कहते हैं मजदूर की नाक कट गई थी और एक आदमी ने, शायद वो डॉक्टर था, उसने स्किन का फ्लैप शरीर के किसी हिस्से से लेके और ठीक वैसे ही ग्राफ्ट कर दिया जैसे उसका नाक पहले था। इस पूरी प्रोसेस में उन्होंने ना तो कोई एंटीबायोटिक यूज़ किया, ना ही उन्होंने कोई एंटीसेप्टिक प्रोसेस यूज़ किया, लेकिन उसका जो नोज ग्राफ्टिंग है वो पूरी तरह सक्सेसफुल था और उसके काफ़ी समय बाद तक भी उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, वो मजदूर बिल्कुल ठीक था, उसका नाक पूरी तरह रिकन्स्ट्रक्ट हो गया। तो ये विद्या भारत में थी, सर्जरी बहुत अच्छे से होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि आपके यहाँ कुछ नहीं था, तो जैसा अंग्रेज बहादुर ने कहा हमने मान लिया। ये कहने का भाव यह कि हमें अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और उसके बाद में के जो ग्रंथ है उसमें भाव प्रकाश है। भाव प्रकाश के अंदर उन्होंने हर एक ड्रग जो आयुर्वेद की औषधि होती है, हर एक औषधि का अलग अलग प्रकार से कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसकी अलग अलग स्पीसीज़ में क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इतना उन्होंने डिटेल में रिसर्च किया और मैं कहूँगा कि रिसर्च की हुई चीज़ को लिखा, ये भाव प्रकाश ने किया। ये 16th सेंचुरी का ग्रंथ है। और उसके बाद योग रत्नाकर हैं। योग रत्नाकर के अंदर बहुत सारी जैसे जो हर्बो मिनरल कंपोजिशंस हैं उसके बारे में मिलता है। तो ये मेन ग्रंथ हैं आयुर्वेदा के, तो जिसके अंदर हमें लगभग आयुर्वेद का शास्त्र, आयुर्वेद का जो औषध विज्ञान, आयुर्वेद की जो डाइट लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं, ये हमें लगभग मिल जाती है। सो आयुर्वेदा की शुरुआत कब हुई? आयुर्वेदा के ग्रंथों के बारे में हमने सुना है, लेकिन ये कितने पुराने हैं? कहते हैं कि जब आपका किसी चीज़ पे भरोसा होता है तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। मुझे उम्मीद है कि आयुर्वेदा पर आज भी बहुत सारे लोगों का भरोसा है और वो इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। सो आयुर्वेदा से जुड़े हुए आपके कितने भी सवाल क्यों ना हो, आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर अशोक बिश्नोई के द्वारा आपके उन सवालों का जवाब सरल भाषा में देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेदा को नहीं अपनाया, आयुर्वेदा को अपनी ज़िंदगी में अपना के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और बेहतर बना सकते हैं।